हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 14 स्टार्ट करते हैं। आज से हमारी स्टोरी में ईवो और जान की पास्ट लाइफ के बारे में स्टोरी चलेगी। हम जानेंगे कि क्या हुआ था। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वी क्लान का किंग वीवो शियान, उसकी एक स्टेप मदर है वी लुई। वीवो शियान अपने स्टेप मदर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उनकी हर एक बात मानता है। वी ने वी लुई के कहने पर वी लुई के ब्रदर की डॉटर सूली से मैरिज के लिए भी मान गया, जबकि उसे सूली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वी जानता है सूली ऊपर से जितना भी अच्छा बिहेव दिखाती है, वो मन से उतनी ही ज़्यादा दुष्ट है। उसे मुझसे कोई भी प्यार या लगाव नहीं है। वो तो सिर्फ वी क्लान की क्वीन बनना चाहती है, लेकिन अपनी माँ के कहने पर ही वो सूली से शादी कर रहा है। आज वीवो शियान और सूली की शादी है। पूरे वी क्लान को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है और बाकी दूसरे सारे क्लान को निमंत्रण भी भेजा जाता है और सारे क्लान भी वहाँ एक एक करके आने लगते हैं, जैसे जिन क्लान, वैन क्लान, नी क्लान और लैन क्लान से लैन चिरेन और उनके नेफ्यू लैन सिचैन वो दोनों भी वहाँ आते हैं और सभी क्लान के हेड को वहाँ बुलाया जाता है। सभी मेहमानों को आदर सत्कार के साथ बड़े ही सम्मान से उनके साथ उन्हें वहाँ बिठाया जाता है। फिर कुछ देर बाद पूरे ढोल नगाड़े के साथ वहाँ ग्रूम की एंट्री होती है जो वीवो शियान ग्रूम के ड्रेस में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहाँ बैठे सभी लोगों की नज़र ग्रूम के ऊपर ही बस टिक जाती है और सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। वीवो शियान 6 फीट टॉल था। उसने पूरे रेड रोब पहन रखे हैं जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अल्फा है। पूरे क्लान में उससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है और इस वक्त उसके पिता के गुजर जाने के बाद उस पूरे क्लान का किंग वीवो शियान को ही बनाया गया और उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से पूरे राज्य को संभाला। वी की एज इस वक्त सिर्फ 25 साल है। वीवो शियान पूरे शानो शौकत के साथ प्रीस्ट के सामने खड़ा हो जाता है। तभी प्रीस्ट कहता है ब्राइड को लाने के लिए कहता है और सूली अपने पिता सूसे के साथ वहाँ प्रवेश करती है। सूली सूसे के साथ वहाँ प्रवेश करती है। सूली का हाथ वीवो शियान के हाथ में देते हुए बोलते हैं कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाथ में रखता है और कहते हैं कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। वीवो शियान सिर्फ नोट करता है। फिर विवाह की रस्में शुरू होती हैं। वहाँ कुछ समय बाद उनका विवाह संपन्न हो जाता है। सभी मेहमान उन्हें बधाई देते हैं और अपने साथ लाए हुए उपहार देते हैं और खाना खाने के बाद वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। फिर वीवो शियान की मदर उसके पास जाती है। वीवो शियान से वेडिंग चैम्बर में जाने के लिए कहती हैं, तो वीवो शियान कहता है कि नहीं मदर, मैंने आपके कहने से मैरिज तो की है, शादी कर ली है, पर मैं इस शादी को नहीं मानता। सूली इस राज्य की क्यून भी होगी। उसे सारा सम्मान मिलेगा, पर वो मेरी पत्नी नहीं, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरी पत्नी वही होगी जिसे मैं प्यार करता होऊंगा, इसलिए मैं उसे पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं देता। यह कहकर अपनी मदर की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से वीवो शियान चला जाता है। वीवो शियान अपने महल से काफ़ी दूर एक ईलिंग सिटी में घूमता हुआ पहुँच जाता है।
घूमता हुआ पहुंच जाता है। उसने अपने कपड़े भी एक तलिस्मान के ज़रिए चेंज कर लिए थे और और अपने फेस पर एक मास्क लगा लिया था। विभूषियान बहुत ही आराम से ईलिंग के मार्केट में घूमता हुआ एक इन में पहुंचकर कुछ खाना और वहाँ की शराब ऑर्डर करता है और एक कॉर्नर में पड़ी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे किसी एक लुटेरे के बारे में। वो कह रहे थे कि कुछ समय से ईलिंग शहर में एक लुटेरा आ गया है। वो शरेआम अपनी तलवार दिखाकर लोगों को लूट रहा है। तभी वहाँ बैठा एक और व्यक्ति बोलता है कि वो बहुत तेज है, किसी के हाथ नहीं आता। उसने बहुत आतंक फैलाकर रखा है पूरे ईलिंग शहर में। अब तो बड़े रईस लोग डरने लगे हैं ज़्यादा मनी लेकर बाहर निकलने से। पता नहीं वो कब कहाँ से आ जाए। ये सब बातें सुनकर विभूषियान तुरंत उनके पास जाकर बैठता है और बोलता है कि जब उस लुटेरे ने इतना परेशान करके रखा है तो आप लोगों ने यहाँ के किंग से शिकायत क्यों नहीं की। तभी उन दोनों में से एक व्यक्ति बोलता है कि हमारे यहाँ के मुखिया किंग के महल गए थे उनसे शिकायत करने। किंग तो नहीं मिले पर उनकी मदद मिली थी और उन्होंने बड़े ही आराम से सारी शिकायत को सुना और सारी शिकायतें मामलों को सुना और कहा कि इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई होगी और किंग तक इस खबर को पहुँचा दिया जाएगा। ये सुन वो मुखिया वहाँ से लौट आए और इंतज़ार में थे कि अब जल्द ही कार्रवाई होगी। और हम सब तो जानते ही हैं कि किंग की आँख और कान उनकी मदर हैं। वो जो कहते हैं किंग वैसा ही करते हैं, इसलिए हम सब इंतज़ार में थे। तभी दूसरा व्यक्ति बैठा वहाँ बोलता है, एक और था दूसरा, कहता है तब से लेकर अब तक 1 महीने हो गए, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं कब होगी कार्रवाई और कब हमें उस लुटेरे से छुटकारा मिलेगा। और अब तो सुनने में आया है कि किंग की अभी शादी हुई है, तो 1 महीने तो समझो और गए। उस लुटेरे से हमें ऐसे ही डर करके रहना पड़ेगा। उनकी बातों को सुनकर विंग सोच में पड़ जाता है और वहाँ से उठ कर के चला जाता है। सोचने लगता है कि मदर आखिर ऐसी छोटी छोटी शिकायतों को मुझ तक क्यों नहीं आने देती और ऐसे ऐसे मामले मुझसे क्यों छुपाती हैं। मुझे बताना चाहिए ना। ये सोचते हुए विंग आगे बढ़ जाता है। आगे चलते हुए वो एक सुनसान वाले रास्ते में चल रहा था। तभी आगे चलते चलते हुए एक सुनसान रास्ते में चल रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक व्यक्ति पूरे ऊपर से नीचे तक पूरा कवर, सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही थी और उसकी आंखें भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और वो हनी कलर की आईज थी। पूरे चेहरे पर मास्क होते हुए भी कहा जा सकता था कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वो मास्क मैन विंग के गले में तलवार रख बोलता है कि जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझे निकाल कर शांति से दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इस तलवार की धार को देख रहे हो? एक मिनट भी नहीं लगेगी तुम्हारे धड़ से गर्दन को अलग करने में। चलो जल्दी करो। विंग कहता है, अच्छा तो तुम हो वो लुटेरे, लोगों को दिन दहाड़े लूटता है। वो मास्कमैन कहता है, तुम इतने आराम से मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? बाकी लोग मेरी तलवार को देखते ही कांपने लगते हैं। विंग मुस्कुराते हुए बोलता है, वो सब अलग हैं और मैं अलग। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और आकर्षित है। तुम मुझे अपना पूरा फेस दिखा दो तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूँगा। एक फ्लर्टी टोन में बोलता है। वो मास्क मैन बहुत नाराज़ होकर बोलता है, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना कहकर वो विंग पर अटैक करने लगता है। विंग तुरंत उसके अटैक को अपनी तलवार से रोकता है और विंग ने अभी तलवार को अपनी म्यान से नहीं निकाली थी।
पर वो मास्क मैन बहुत ही अच्छी तरह से तलवार चला रहा था और विंग के ऊपर ना एक के बाद एक बहुत ही स्ट्रांगली अटैक कर रहा था। और विंग सिर्फ खुद को डिफेंस कर रहा था और उसकी और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इसे कितनी अच्छी तरह से तलवार चलानी आती है। मन में सोच भी रहा था कि ये एक बहुत अच्छा तलवारबाज है। और साथ में विंग जब उड़ उड़ करके एक छत से दूसरी छत जाता है तो वो ईलिंग के पूरे मार्केट में उड़ उड़ करके दोनों लोग तलवारबाजी करते हैं। इससे विंग ये भी समझ पा रहा था। उसने मन में सोचा, मुझे नहीं पता था कि एक ही रॉ कल्टीवेटर ही मुझे लग रहा है, बट ये बहुत अच्छी तरह से मार्शल आर्ट भी जानता है और तलवारबाजी भी। इसने ऐसे ही सोच रहा था विंग। दोनों लोग काफ़ी तेज़ तरीके से तलवार वो स्ट्रांगली तलवार चलाते हैं। विंग विंग को अब जब समझ में आता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा ही अटैक कर रहा है, बहुत स्ट्रांग अटैक कर रहा है, तो विंग को अंततः अपनी तलवार सुबियान को उसके म्यान से निकालनी ही पड़ती है। और विंग और वो मास्कमैन अब तलवारबाजी करते हैं। वो तलवारबाजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग और तेज़ थी ना कि उसकी तलवार की आवाज़ पूरे यिनिंग शहर में, दोनों की तलवार की आवाज़ पूरे यिनिंग सिटी में गूंज रही थी और सभी लोगों की नज़र सिर्फ उन दोनों लोगों पर ही थी। काफ़ी देर तक तलवार चलाने के बाद विंग ना अब थकने लगा था, थकने क्या बोर होने लगा था। अब वो इसे पकड़ना चाह रहा था कि बट वो जो मास्क मैन था उसकी नज़र जब विंग की वेस्ट में, विंग की कमर में जो बटुआ बंधा हुआ था, छोटा सा पाउच बंधा हुआ था, उस पे जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर के उसके पाउच को निकालने की कोशिश करता है तलवार से। इसी बीच उसका ध्यान विंग से की तलवार से हट करके विंग के पाउच में, जो वेस्ट में जो पाउच बना था, बटुआ था, उस पे चला जाता है। तो वो उसको निकालने की कोशिश करता है और विंग ना उसके मास्क को हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी बढ़ रही थी कि आखिरकार जिसकी आइज़ इतनी ब्यूटीफुल हैं, इतनी गहरी, इतनी हनी आइज़ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसका फेस कितना ही ज़्यादा खूबसूरत क्यों ना होगा। विंग के अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और जो उसका बॉडी शेप था उसे देख कर के अलग से ही लग रहा था कि ये एक ओमेगा होना चाहिए, क्योंकि उसके पूरा बॉडी ना बहुत ही ज़्यादा स्लिम और बहुत सॉफ्ट नज़र आ रहा था। उसके हाथों की कलाई, उसकी उसकी वेस्ट, उसका सब कुछ जो भी दिख रहा था विंग को, वो सब। इसी बीच ना उन दोनों लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा तलवारबाजी होती है। तभी छत से जो मास्क मैन है उसका पैर नीचे फिसलने लगता है, तो वो नीचे की ओर गिरने ही वाला था। तभी विंग एकदम से एक अचानक से उसके पास आकर के उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और पकड़ के तेज़ी से अपनी ओर उसे खींचता है, जिससे वो उसकी तलवार ना नीचे उसी छत पे ही गिर जाती है और वो विंग की चेस्ट से आकर के सीधे उसका हेड टकराता है और वो विंग उसे संभाल लेता है। विंग उसे अपने अपने एक हाथ से उसकी वेस्ट में उसे उस वेस्ट से अपनी ओर अच्छे से उसने ग्रैब करके पकड़ के रखा था और दूसरे हाथों से, जिस हाथ से तलवार थी, उस तलवार की नोक से ही उसके मास्क की डोरी जो बंधी हुई थी, बैंड, उसे खोल देता है। और जब वो खुलता है और विंग जो उसका फेस देखता है ना, तो विंग की धड़कन अपनी जगह रुक ही जाती है। विंग की जैसे सांसें रुक गई थी, हार्ट बीट थम गई थोड़ा देर, और बस वो एक नज़र उसे देखे ही जा रहा था, एक टक उसे बस देखे ही जा रहा था। उसकी खूबसूरत आँखें, उसकी नोज, उसकी वो ब्यूटीफुल पिंकिश लिप्स, बस विंग ना यही वो देखे ही जा रहा था। और उसके पास से ना भीनी भीनी सी सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी, जैसे विंग समझ पा रहा था कि वो एक ओमेगा है, उसकी स्मेल आ रही थी। विंग बस उसे ही इतने ध्यान से देखे जा रहा था, बहुत ध्यान से। और जब वो मास्कमैन अपने आप को संभालता है थोड़ा देर में और जब विंग की ओर देखता है ना, तो वो देखता है कि विंग उसे किस तरह देख रहा है, तो वो गुस्सा हो जाता है और अपने गुस्से से ना विंग के स्टमक में एक तेज़ी से एक पंच मारता है उसके स्टमक में और बोलता है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की।
और विंग विंग को एक तेज़ी से पेन फ़ील होता है, तब वो रियल दुनिया में आता है। अभी तो वो आसमानों में ही जाने कहाँ खोया हुआ था। उसके सामने एक एंजेलिक ब्यूटी थी, जिसे विंग देखने में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। बट वो पर उसके जब उसने उसके स्टमक में पेन हुआ ना, तब विंग के ध्यान आया और कहता है, तुम ना बहुत ही ज़्यादा अब बस इतना कहता, आह तुमने मुझे कितना तेज़ मारा, तुम बहुत ज़्यादा दुष्ट हो, तुम्हें ज़रा सी भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। तो कहता है, दया? हाँ, तुम्हारे जैसे रईसों के ऊपर मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती। और उसके पास जा कर के जल्दी से झटके से उसकी वेस्ट से वो जो पाउच था ना, उसे निकाल लेता है और देखता है तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा पैसे थे और बहुत सिक्के भी थे, राजसी जो राजसी सिक्के होते हैं ना, उस तरीके के वो वाले सिक्के थे। कहता है, ओह तो तुम ना मुझे किसी राजा के आदमी लगते हो, किंग के आदमी लगते हो। तो कहता है, हाँ मैं उनके दरबार में काम करने वाला हूँ। विंग कहता है, काम करने वाले हो या कुछ भी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो विंग कहता है, रुको तुम अपना नाम तो बताते जाओ। कहता है, मैं आपको नहीं पहचानता, और जैसे मैं नहीं पहचानता उसे मैं अपना नाम भी नहीं बताता। इतना कह के वहाँ से वो उड़ के जाने ही वाला था, तभी विंग एकदम से उसके आगे आ करके और उसके हाथों से उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें जाने तो नहीं दूंगा। फिर इतने में ही यहीं वो सीन रुक जाता है और अब सीन शिफ्ट होकर के हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ किंग विभूषियान अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ थोड़ा देर में कुछ सैनिक वही सुंदर लड़के, वही एंजेलिक ब्यूटी वाले लड़के को पकड़ के लाते हैं और किंग के सामने उसके नीज पर उसे नीचे बिठा देते हैं। जब वो एंजेलिक लड़का सर झुकाए बैठा था, तभी विभूषियान उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जब वो उस नज़र उठाकर देखता है और मन में सोच रहा था कि ये किंग है, मुझे तो पता ही नहीं था ये किंग है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। तो विभूषियान कहता है, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है, मेरा नाम लांजान है। क्या क्या बताया तुमने अपना नाम। तो बोलता है, मेरा नाम लांजान है। बोलता है, लांजान। तो ये सुन कर ये विंग थोड़ा देर चुप रह जाता है और कुछ ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सोच रहा हो, और कहता है, तुम्हारा नाम लंजान कैसे, तो तुम लैन हो। तो कहता है, नहीं मैं कोई लैन नहीं हूँ, बस मुझे अपना नाम सिर्फ लंजान ही पता है और मुझे कुछ नहीं पता। मेरा और कोई नहीं है। तो कहता है, कोई तो होगा तुम्हारी दुनिया में। कहता है, मेरे एक सिर्फ गगा है, मेरा और कोई नहीं है। और तो कहता है, तो फिर तुम ये तुम्हें लगता है तुम लोगों को लूटते हो, इस तरह उन्हें डरा कर धमका कर तुम इस तरह उनसे उनसे उनके पैसे ले लेते हो, ये कितना गलत है। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम मुझे सिर्फ 17-18 साल के लगते हो। कहता है, हाँ मुझे पता है ये गलत है, बट मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। क्या मजबूरी है तुम्हारी। तो वो कहते हैं, महाराज। वो बोलता है, किंग मेरी मजबूरी है, मुझे ना मेरे मेरे काका हैं, मेरे भाई, वो मुझसे बड़े हैं और उनके लेग में एक चोट लगी हुई है, जिसका इलाज कराने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, और जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा तब तक हीलर उनका इलाज नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे पैसा चाहिए और काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। तो किंग कहते हैं, तुम्हें तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, इस तरह लूटना ये तो कोई सही रास्ता नहीं है। बस यहाँ पर बात ही चल रही थी, तभी अचानक से एक के बीच में सैनिक आते हैं और किंग को वो करते हुए बोलते हैं कि किंग किंग के दरवाजे पर महल के बाहर दरवाजे पर कोई है, जो कि बोल रहा है कि उन्हें इस लड़के से मिलना है, जैसे जैसे किंग ने कल पकड़ा था मार्केट से, उस लड़के से मिलना है, वो उसका बड़ा भाई है। तो किंग के उनसे पूछते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई वही है जिसके बारे में तुम अभी बात कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि क्या नाम बताया, कुछ नाम तो बताया होगा। तो वो सैनिक कहता है, हाँ उसने अपना नाम शू यांग बताया है। तो कहता है, सू यांग। लंजन अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है, सू यांग, हाँ वो मेरे गगा हैं, और वो यहाँ पर कैसे आए, ऐसी हालत में वो यहाँ कैसे आ सकते हैं।
वो शियान कहता है तुम नीचे बैठो शांति से, उसे बोलता है और सैनिक को इशारा करता है कि जाओ उसे अंदर लेकर आओ। फिर वहाँ पर कुछ समय थोड़ा देर में ही एक दो सैनिक के साथ एक आदमी, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, देखने में बहुत हैंडसम था, लॉन्ग हेयर थे, पूरे ब्लैक अटायर, ब्लैक क्लोथ, ब्लैक कलर के रोब्स उसने पहने हुए थे और उसके पैर में चोट थी ना, तो वो लिम्पिंग करता हुआ आ रहा था और वो इतना ज़्यादा लिम्पिंग कर रहा था कि चल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से एक सैनिक ने उसे अपना सहारा दिया हुआ था और वहाँ वो आ रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो वो बोलता और आकर के देखता है तो किंग को सबसे पहले वो बो करता है और बोलते हैं कि किंग, आपने जैसे पकड़ा है लैंजान की तरफ, कहते हैं कि ये लैंजान है, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने जो भी किया है मजबूरी में किया है, मेरे लिए किया है। लैंजान तुरंत किंग को बो करते हैं और बोलते हैं क्या मैं अपने अपने गगा की हेल्प कर सकता हूँ? तो किंग कहते हैं हाँ ठीक है। वो जाते हैं और वो जाता है लैंजन और सुयांग को बोलता है गगा, आप यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ ठीक हूँ, किंग मुझे कुछ नहीं करते, मैंने क्योंकि कुछ गलत काम नहीं किया। तो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। सुयांग कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और ये सब क्या है लैंजान? तुम मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है ना कि ये काम मत किया करो। गगा, आपका इलाज कराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत छोटा सा काम है। ओके गाइस, बाकी का हम कल देखेंगे। बाय। प्लीज़ आपको अच्छी लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।